भारत देश को वैसे तो कृषि प्रधान देश माना जाता है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के कई राज्यों के किसान जो हैं इन दिनों दिल्ली की बॉर्डर पर लगातार डेरा जमाए हुए हैं। आखिर क्यों किसान नाराज हैं? क्या वाकई में किसान नाराज हैं या फिर ऐसा फिल्मी सीन देश को दिखाया जा रहा है? आज तमाम मसलों पर बात करेंगे। दिल्ली से आपको बंगाल के सूरत हाल भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश की राजनीति कौन सा नया करवट लेने वाली है। तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए एमपी न्यूज पर आज एक्सक्लूसिव हमारे साथ मौजूद रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय जी। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत लंबे अंतराल के बाद कैलाश विजयवर्गीय अपनी बेबाक बात के साथ जो है आज मुखातिब हो रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता से, देश की जनता से। सबसे पहले बात कैलाश जी, देश की राजधानी दिल्ली में जो भी कुछ चल रहा है, क्या वाकई में ये कृषि कानून के खिलाफ एक आवाज है या फिर इस आवाज को जो है आक्रामक तरीके से या कहा जाए आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से देश के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है? आखिर सच्चाई क्या है? देखिए, ऐसा है कि डेमोक्रेसी में किसी भी व्यक्ति को बोलने का, आंदोलन करने का अधिकार है और मैं समझता हूँ कि सही बात के लिए अगर आंदोलन करते हैं और सरकार को सुझाव देते हैं तो ये प्रजातंत्र की खूबसूरती भी है कि विरोधी दल या विरोध करने वाले लोग अपनी बात सकारात्मक तरीके से सरकार के सामने रखें। पर यदि आंदोलन करने वाले लोग और आंदोलन के सूत्र दोनों अलग अलग हों तो कहीं पे निगाहें और कहीं पर निशाना, तो फिर देश को विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए जो क्रांतिकारी कृषि बिल लाए हैं, वह बिल वास्तव में किसानों के प्रगति के लिए, किसानों के विकास के लिए है, गाँव के विकास के लिए है और एक कृषि क्रांति का एक बहुत बड़ा मॉडल उन्होंने सामने रखा है। पर जिस तरीके से उसका विरोध हो रहा है, आम किसान नहीं जुड़ा उससे। कुछ किसान यूनियन, किसान संगठन के लोग जुड़े हैं, पर प्रश्न ये उठता है कि देश में किसान आंदोलन चल रहा है और कनाडा के राष्ट्रपति वहाँ से किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। लंदन के अंदर भारतीय राजदूत के सामने खालिस्तानी समर्थन लोग किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। महात्मा गांधी के चेहरे पर खालिस्तान का झंडा लगा देते हैं। ऐसा पहले कभी देश में देखने को नहीं मिला कि देश के आंतरिक जन आंदोलन में कोई बाहर के लोगों का हस्तक्षेप हो। मुझे लगता है कनाडा वह देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा खालिस्तानी समर्थकों को पनाह दे रखी और वहाँ की पार्लियामेंट में कुछ खालिस्तानी समर्थक भी पहुँच गए। तो इसलिए इस आंदोलन को देखने का नज़रिया बिल्कुल साफ़ होना चाहिए कि ये आंदोलन कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इसके सूत्र किसके हाथ में है। मुझे लगता है कि JNU में जो नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वहाँ से आगे बढ़ते उनको समर्थन देने वाले लोग, फिर जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों का समर्थन करने वाले मानवाधिकार के नाम पर वो लोग, ऐसे लोग जो मोदी जी के विरोधी हैं, वो सब लोग एक प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे थे कि एक प्लेटफॉर्म पर मिलकर हम मोदी जी को किस प्रकार डिफेम करें। इस किसान बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसान के लिए अहितकारी हो। जैसे पहले बात आई कि आप MSP ख़त्म कर रहे हो, सरकार ने कहा कि हम MSP बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे, हम लिखित में आश्वासन दे देते हैं। आप मंडी ख़त्म कर रहे हो, हम मंडी ख़त्म बिल्कुल नहीं करेंगे, किसानों की मंडी भी रहेगी, प्राथमिकता से वहाँ बेचे, यदि उसको ज़्यादा भाव मिले तो बाहर बेचे। तो ये किसान के हित का निर्णय। पर अब दोनों बात सरकार ने मान ली, तो अब तो बिल वापस लो। भाई बिल वापस क्यों लें? किसानों के लिए कौन सा इसमें ऐसा बिंदु है जो किसानों को नुकसान पहुँचा रहा है, वो नहीं बता रहे हैं। बस आप तो जिद है कि आप बिल वापस लो। तो ये ऐसा जैसे बाल हट हो, राज हट हो, इस प्रकार जो किसान आंदोलन जिस दिशा में जा रहा है, मुझे लगता है कि इससे आम किसान जुड़ा हुआ भी नहीं है और यह देश में एक अशांति फैलाने वाले मानसिकता वाले लोग कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं। आपको लगता है विदेशी ताकतें भी हैं इस पूरे आंदोलन के पीछे? जिस तरह से पूरे देश में एक माहौल बनाया गया है और बार बार इस बात को साबित करने की कोशिशें की जा रही हैं कि किसान बिल के ज़रिए किसान को ठगने का काम कर रही है देश की सरकार। देखिए, इससे
इस बिल के कारण किसानों को फ़ायदा होगा, किसान का उत्पादन बढ़ेगा। यदि आप तीनों बिल को देखेंगे तो एक बिल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चाहे तो आप या मैं भी पैसा लगा सकते हैं, अच्छा बीज दे सकते हैं उनको, उत्पादन के पहले रेट तय कर सकते हैं कि अभी बाज़ार में भाव क्या है गेहूँ का, तो बोले 2000, वो कहे 2200, बोले ठीक है 2200 में हम लेंगे ये बीज हमारा, और हम खेत से उठा के ले जाएंगे। किसान को न कटाई लगेगी, न ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, न मंडी टैक्स लगेगा, सीधा कोई भी आकर उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है। उसमें इन्वेस्टमेंट भी होगा, लोग पैसा लगाएंगे। तो एक किसान के लिए मार्केट खुल गया बड़ा, एक देश एक मंडी, जो मोदी जी का नारा है वो साफ दिखाई देता है इस बिल के आने के बाद। पर किसान की प्रगति नहीं हो, देश की प्रगति नहीं हो, हमारे ऐसे देश, चाइना जैसे देश, वो नहीं चाहते कि इस देश के अंदर शांति हो। ऐसे लोग एनजीओ के माध्यम से इन किसान आंदोलन को पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि ये देश हित का आंदोलन नहीं है। क्या राष्ट्रीय स्तर पर आप इस बात को स्वीकार करते हैं भारतीय जनता पार्टी के महासचिव होने के नाते कि कांग्रेस ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है? अब अगला कदम कांग्रेस ये उठा रही है मध्य प्रदेश में खासतौर पर कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह उपवास पर बैठने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि किसान यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल टूल बन गए हैं? देखिए, उनके साथ दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के बैठने से मध्य प्रदेश में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके साथ कोई किसान नहीं है। सबसे बड़ा धोखा अगर किसानों के साथ मध्य प्रदेश में किसी ने किया तो दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने। तो एक दिन नहीं 4 दिन उपवास कर लें, उनकी सेहत ठीक हो जाएगी, वजन कम करना होगा, उनको डाइटिंग वाइटिंग करना होगी, तो चलो इस बहाने हम उपवास से बैठ जाते हैं। बाकी वो भी जानते हैं कि उनके साथ किसान नहीं, और मध्य प्रदेश में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर ये आंदोलन जिस तरीके से देश के अंदर अव्यवस्था फैलाने का काम कर रहा है, और उसमें कांग्रेस पीछे से, एक सवाल ही पैदा होता है कि वही कांग्रेस जो अपने घोषणा पत्र में इन सारी बातों को घोषणा करते कि जो इस बिल के अंदर प्रावधान है, उनके घोषणा पत्र में वो सारी बातें थी। जब घोषणा पत्र में वो सारी बातें और मोदी जी ने उसको बिल में लाकर सम्मिलित कर दिया, अब इसमें आपका पेट क्यों दुख रहा है? आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इसके बारे में कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं। तो दुर्भाग्य है कि इस देश में, देखिए, प्रजातंत्र मजबूत होता है ताकतवर प्रतिपक्ष से, जवाबदार प्रतिपक्ष से। यदि प्रतिपक्ष गैर जवाबदार है तो फिर प्रजातंत्र इससे मजबूत नहीं होता। और दुर्भाग्य से इस देश में गैर जवाबदार प्रतिपक्ष है जो अपनी भूमिका सकारात्मक तरीके से नहीं निभा। कैप्टन अमरिंदर सिंह की भूमिका आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार देखने में आ रहा है कि पंजाब, चंडीगढ़ और एनसीआर से लगे इलाकों से जो किसान हैं वो बुलाए जा रहे हैं, रोजाना किसानों की तस्वीरें सामने आती हैं। देखिए, अमरिंदर सिंह, मुझे ऐसा लगता है, मैं दूर से देख के जो देखता हूँ, मैं हालांकि किसान आंदोलन से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं हूँ, पर भिंडारवाले को खड़ा किया था इंदिरा जी ने, वो बाद में वो अनियंत्रित हो गया। इस आंदोलन को खड़ा किया अमरिंदर सिंह जी ने, अब वो निकल गया इनके हाथ से। तो मुझे लगता है भिंडरावाले जिस प्रकार खतरनाक हो गया था, उसी प्रकार अमरिंदर सिंह जी के लिए आंदोलन भी खतरनाक हो गया। पहले तो आपने भड़का दिया, अब आपसे नियंत्रण नहीं हो रहा है, तो इतिहास रिपीट हो रहा है सर। तो अराजकता का जिम्मेदार कौन? आप किसे जिम्मेदार मानते हैं देश में जो भी कुछ चल रहा है और इस कोरोना काल में इतनी अराजकता? शुरुआत कांग्रेस ने की इसकी, और मैं इसको कांग्रेस को गैर जवाबदार विपक्ष मानता हूँ। कैलाश जी, बंगाल के क्या सूरत हाल है? हाल ही में जो तस्वीरें हमने देखी, सोशल मीडिया के जरिए जो वीडियो सामने आए, किस तरह से वो दिल दहलाने देने वाला एक ऐसा पल था, और जिस वक्त आपका काफिला वहाँ से गुजर रहा था, कैसे आपने उस पूरी घटना का सामना किया? और अब जब आप बुलेट प्रूफ गाड़ी में बंगाल में बेखौफ घूम रहे हैं, तो क्या कोई वातावरण में बदलाव, तब्दीली या परिवर्तन आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, सरकार वहाँ पर है, वो गैर जवाबदार सरकार है, वह तानाशाही सरकार है। उस सरकार के मुख्यमंत्री को सत्ता का अहंकार है, उसके भतीजे को सत्ता का अहंकार है। जब अहंकार आ जाता है तो उसे प्रजातंत्र के सारे मूल्य खत्म हो जाते हैं, और अहंकार इस देश के अंदर किसी का भी नहीं रहा। हम इतिहास पढ़ते हैं, हम रामायण पढ़ते हैं, रावण का नहीं रहा, तो ममता जी का भी नहीं रहेगा। क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता के बीच जाना पड़ता है और जनता ठीक समय पर जवाब देगी।
तो हमें विश्वास है कि विधानसभा चुनाव में, पर इसके बीच में हमें कितना बलिदान देना पड़ेगा विधानसभा चुनाव तक, ये ज़रूर एक माइंडसेट हमने बनाया है कि और कितना बलिदान लगेगा। हमारे 135 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी, 1500 कार्यकर्ता हमारे अपंग हो चुके हैं, कम से कम 2000 कार्यकर्ता जेल के अंदर है, हत्या के आरोप में, हत्या के प्रयास के आरोप में, एनडीपीएस में। तो ये झूठे केस लगाकर कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज़ करना, पार्टी को डिमोरलाइज़ करना, राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला करके पूरे प्रदेश में संदेश देना कि बीजेपी का काम करोगे तो हम जब राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं छोड़ेंगे तो आपका भी हाल करेंगे। पिछले 7 दिनों में 5 मर्डर हो गए, 5 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। अभी हमारा संपर्क अभियान चल रहा है, कार्यकर्ता संपर्क अभियान में घर घर जा रहे हैं, तो वहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ निर्दयतापूर्वक मारा। तो एक तरीके से ममता जी की ज़मीन खिसक गई, उनको लग रहा है कि अब मेरा साम्राज्य गया, तो आतंक के बल पर वहाँ भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहती है। मुझे नहीं लगता कि वो रोक पाएगी। ये उनका जो प्रयास है बहुत उनके ही लिए खतरनाक साबित होगा, क्योंकि जनता सब देख रही है और डेमोक्रेसी में जनता जम के जवाब देती है और हमें विश्वास है कि जनता जवाब देगी। आप बंगाल के साथ साथ एमपी के भी टाइगर हैं। जिस वक्त हमला हुआ, क्या वो सीन आज भी आपको याद आता है और किस तरह से आपको लगा कि आपके राजनीतिक करियर में, अब तक के आपके लंबे राजनीतिक अनुभव में, ये वो पल था जब आपको लगा कि राजनीति को करना और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में प्रभारी बनकर भूमिका निभाना बहुत मुश्किल, बहुत आसान भी हो सकता है? देखिए, जब बंगाल का प्रभारी बनाया तब तो मुझे मालूम था कि यह बहुत टफ प्रदेश है, क्योंकि 3 प्रदेश ऐसे हैं इस देश के अंदर जहाँ हिंसक राजनीति का इतिहास है। एक त्रिपुरा, एक केरल और एक पश्चिम बंगाल। क्योंकि यहाँ पर जहाँ सीपीएम रही वहाँ पर तानाशाही रही, वहाँ एक सीपीएम की एक मानसिकता के विपक्ष को कुचल दो, तो इसलिए हिंसा की राजनीति का इतिहास 40 साल पुराना है। पर ममता जी के राज में हिंसा की सारी पराकाष्ठा को तोड़ दिया। और सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण पहलू वो है ये है कि नौकरशाही का अपराधीकरण, नौकरशाही का राजनीतिकरण तो देखते हम कई जगह है, पर अपराधीकरण, अपराधियों से साठगांठ करके देश के अहित में भी काम कर लेना, ये एक बहुत खतरनाक खेल बंगाल में खेला जा रहा है। ब्यूरोक्रेट्स, IAS IPS वहाँ अपराधियों के साथ मिलकर स्मगलिंग कर रहे हैं, करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई हुई। अभी मुझे एक बहुत जवाबदार अधिकारी ने कहा कि एक ब्यूरोक्रेट की 500 करोड़ की संपत्ति है। 500 करोड़ की संपत्ति मतलब, और बोले ऐसे बंगाल के अंदर 15-20 ब्यूरोक्रेट है जिनकी 500 से 1000 करोड़ की संपत्ति। कैसे बोले सीमावर्ती जिलों पे रहे, वहाँ पर स्मगलिंग की, स्मगलरों से इनके अच्छे संबंध हैं, तो काउ स्मगलिंग, गोल्ड स्मगलिंग और पता नहीं कितने प्रकार की स्मगलिंग वहाँ पर। आप सरकार में आएंगे तो ऐसे अधिकारी एक्सपोज होंगे? एक्सपोज भी होंगे, ये सब बंद होंगे, ये देश विरोधी गतिविधियाँ सारी समाप्त होगी, रोकेंगे इसको। क्या लगता है कैलाश जी, बंगाल में अब वो वक्त आ गया है या पश्चिम बंगाल उस मुहाने पर आकर खड़ा है कि राष्ट्रपति शासन की भी दरकार है और वो महसूस की जाने लगी है? जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जिस तरह से आपने गिनती और आंकड़े सामने रखे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, घायल। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा धारा 356 का विरोध किया। हम कभी भी चुनी हुई सरकार को गिराने के पक्ष में नहीं रहे। आप देखिए, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने धारा 356 का कोई उपयोग किया नहीं है। पर बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर यदि निष्पक्ष निर्भीक चुनाव कराना है और आम मतदाता निर्भीक होकर मतदान कर सके, उसके लिए ज़रूरी कि या तो राष्ट्रपति शासन हो या चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करे कि राज्य की मशीनरी का उपयोग हम चुनाव में नहीं लेंगे। यदि राज्य की मशीनरी का उपयोग चुनाव के अंदर लिया, वहाँ की पुलिस का उपयोग किया, तो चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते, क्योंकि पुलिस और गुंडे मिलकर पूरे पोलिंग बूथ पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए चुनाव आयोग को भी आज हमने ज्ञापन दिया है और हमने उनसे कहा है कि अभी से सेंट्रल फोर्स भेजिए और या तो आप राष्ट्रपति शासन लगवाइए या फिर ये जवाबदारी लीजिए कि बंगाल का हर एक नागरिक निर्भीकता से वोट डाल सके। उसके लिए राज्य सरकार की मशीनरी का उपयोग चुनाव प्रक्रिया में नहीं है। बीजेपी के बेबाक नेता हरियाणा के हीरो तो बन गए, क्या अब बंगाल के बाहुबली बनने की भी तैयारी है और इसकी तैयारी क्या मध्य प्रदेश से भी शुरू हो गई? देखिए, ऐसा है कि काम करना पार्टी ने जो दिया है मेरे को चैलेंज कोई सा भी हो लेने मज़ा आता है और बंगाल एक चैलेंज था पार्टी के लिए। और मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि माननीय मोदी जी ने और अमित शाह जी ने ये चुनौती वाला काम मुझे सौंपा। तो इससे पता लगता है कि मुझ पर विश्वास है उनको।
तो और मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूँ, इसलिए मैंने बिल्कुल प्राण पण से लग गया मैं। और वहाँ पार्टी की सरकार बनाना है, तो मैं बाहुबली बनूँ या नहीं बनूँ, पर पार्टी वहाँ पर बाहुबली बने और जो वहाँ अवैध गतिविधि करने वाले बाहुबली हैं वो नेस्त नाबूद हो। तो एक बड़ी चुनौती है बंगाल, और मुझे बहुत गर्व है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उसके प्रति गंभीर है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे, गृह मंत्री गए थे, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, फिर गृह मंत्री आए, तो लगातार उनका मार्गदर्शन मिल रहा है और हमने जो लक्ष्य तय किया हम उस लक्ष्य तक 100% पहुँचेंगे। मैंने तो ऐसा भी सुना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और आपकी सियासी स्टाइल जो है वो बड़ी मिलती जुलती है। आप जो भी करते हैं सीधा करते हैं, स्पष्ट करते हैं, बेबाक करते हैं। आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो मोहन भागवत जी भी पश्चिम बंगाल आने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री जी के भी कई दौरे यहाँ पर प्रस्तावित हैं। किस तरह की तैयारी है और क्या उनका सियासी स्टाइल बंगाल में देखने को मिलेगा? देखिए, बंगाल में हमारा लक्ष्य सरकार बनाना, और सरकार बनाने के लिए जो भी करना हो, आपको अगर चुनाव जीतना है तो आपको सामने वालों को कमज़ोर करना पड़ेगा, उनकी पार्टी को कमज़ोर करना पड़ेगा, उनके वो अस्त्र शस्त्र जो उनके पास हैं उसके जवाब के लिए हमारे पास शस्त्र होना चाहिए। शस्त्र मतलब हथियार नहीं है, शस्त्र मतलब रणनीति, योजना, तो वो होना चाहिए। इसलिए बहुत वहाँ पर एक कह सकते हैं कि हम कि देश का एक सबसे बड़ा चुनौती वाला प्रदेश है और वहाँ पे चुनौती वाला चुनाव भी है। हम उसको बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए मैंने अपना डेरा बंगाल में डाल रखा है। मैं इंदौर 5-7-8 दिन में 1 दिन के लिए आता हूँ और फिर वापस निकल जाता हूँ। तो हमें विश्वास है कि हमने जो लक्ष्य तय किया हम उस पर पहुँचेंगे। और ममता जी को उल्टी गिनती शुरू हो गई है, कहा जा सकता है। 100% उल्टी गिनती चलो। कैलाश जी, बंगाल में तो आप बीजेपी का कमल खिला ही रहे हैं और बहुत दमदारी से उसके कई सियासी सीन भी जो है पूरे देश ने देखे हैं। मध्य प्रदेश की थोड़ी सी बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ के किसानों को मनाने के लिए आपको जिम्मा सौंपा गया है। यही वजह है कि इंदौर में जो बड़ा किसान सम्मेलन हो रहा है उनके बीच में जब आप अपने मन की बात रखेंगे, किसानों की मन की बात सुनेंगे, तो क्या लगता है कि किसानों के बीच में ये जो किसान आंदोलन की भ्रांति के बादल हैं ये छट पाएंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में किसानों में भ्रांति नहीं है। मध्य प्रदेश के किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, शिवराज जी के प्रति विश्वास व्यक्त करते हैं और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में हमें कोई बहुत ज़्यादा सिखाने की और बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं। मध्य प्रदेश का किसान समझदार है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है और मोदी जी के ऊपर उनका विश्वास है। मोदी जी ने जो बिल लाए, सब किसान, मेरे पास बहुत सारे किसान नौजवानों के फ़ोन भी आए और सब कह रहे हैं कि हम तो बोलो तो अब दिल्ली आ जाएँ, इनके खिलाफ़ प्रदर्शन करें। मैंने क्या, नहीं, ऐसा नहीं करना हमको। हम तो अपने स्तर पर ही वहीं पर वहाँ के किसान भाइयों को समझाएं कि इनकी गलतफहमी में नहीं आ जाए। तो मध्य प्रदेश के में कहीं कोई अशांति नहीं। क्या ज़रूरत पड़ी तो कैलाश विजयवर्गीय ट्रैक्टर लेकर भी निकलेंगे? जैसे हमने पूर्व में देखा कमलनाथ सरकार में आपने ट्रैक्टर रैली निकालकर शक्ति दिखाई थी, सियासी कर सकते हैं। ऐसा है कि किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनके साथ प्रदर्शन भी कर सकते हैं, मोदी जी के समर्थन में रैली निकाल सकते हैं और मुझे विश्वास है कि इंदौर से 1-2 लाख किसान इकट्ठे हो सकते हैं। कोई खास बात नहीं। कैलाश जी, दिल्ली बहुत समय आपने बिताया, अब तो जेपी नड्डा जी की टीम में दोबारा आपको राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया गया, बंगाल में भी आप लगातार व्यस्त हैं, लेकिन एमपी की 7.5 करोड़ जनता जो कैलाश विजयवर्गीय को मिस करती है, उनके लिए क्या पैगाम है? आखिर कब उनका ये जो कहना चाहिए इंतज़ार है ये ख़त्म हो जाएगा? देखिए, ऐसा है कि मैं अब मध्य प्रदेश के बाहर निकल गया और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने मुझे एक अलग प्रकार की जवाबदारी दी है। तो मैं मध्य प्रदेश में आऊँ इसकी भी कोई आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि मैं जिस स्तर पर अभी काम कर रहा हूँ वहाँ से पलटना बहुत मुश्किल है। पर फिर भी मध्य प्रदेश तो मेरा है, मैं आता हूँ, यहाँ लोगों से मिलता हूँ, काम करता हूँ। विधानसभा के चुनाव थे, मैं आया, मुझे जो जवाबदारी थी उसका मैंने निर्वहन किया और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं भले ही मध्य प्रदेश में कम रहता हूँ पर मध्य प्रदेश के लोग मुझे प्यार करते हैं, स्नेह देते हैं और अपना मानते हैं। तो भले ही मैं कम समय दूँ पर लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं कि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ अच्छा काम कर रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश तो अपना होम टाउन है, कोई खास बात नहीं। एमपी में आपका दिल धड़कता है, एमपी में आपका दिल बसता है। इन दिनों शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की पॉलिटिकल केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है ये पॉलिटिकल केमिस्ट्री लंबी चलने वाली है? अब हम तो शुभकामना दे सकते हैं और हमें देना भी चाहिए यदि केमिस्ट्री अच्छी है तो।
आपको लगता है कि ये जो चुनाव है ये जोड़ियों के आधार पर लड़ा गया था? उपचुनाव में आपने भी खूब पसीना बहाया, हमने आपके तूफानी रोड शो भी देखे, कई जनसंपर्क, कई सभाओं में आपके बेबाक भाषण भी सुने। आपको लगता है ये जोड़ी का चुनाव था? एक तरफ कमलनाथ दिग्विजय थे तो एक तरफ सिंधिया और शिवराज थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जोड़ी वोड़ी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। अब ये बात सही, जो नेतृत्व करता है उसके नाम पर चेहरा बनता है, पर यहाँ कार्यकर्ता पार्टी के लिए जीता है, पार्टी के लिए मरता है और एक आइडियोलॉजी के लिए काम करता है। कांग्रेस में जोड़ी होती है, गुट होते हैं, एक इसका गुट एक उसका गुट। अब कमलनाथ जी हार गए तो दिग्विजय सिंह गुट ने हाथ अभी बयान दिया कि कमलनाथ जी के कारण हारा है, कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह को बहाव नहीं दिए। तो ये सब कांग्रेस में था, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सब लोग लग जाते हैं। मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि यार मध्य प्रदेश जाओ यार 10 दिन के लिए, जरा वहाँ काम करो, तुम्हारी ज़रूरत है। तो मैं आ गया यहाँ पर। तो क्या कोई ज़रूरी थोड़ी है कि कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का एक आइडियोलॉजी के लिए काम करता है, व्यक्ति के लिए काम नहीं करता। कोई मुझसे कहे कि मैं शिवराज जी के लिए काम करता हूँ, नहीं, मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ। और ये बात सही है कि हमने मेहनत करी, सबने जीते हम, और शिवराज जी का सेहरा बना तो नेता है, नेता के सिर पर तो सेहरा बनना ही चाहिए। कैलाश जी, हाल ही में कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में कहा कार्यकर्ताओं के बीच कि अब वो आराम करने के लिए तैयार हैं। हालांकि आज उन्होंने उसका स्पष्टीकरण भी दिया। तो आपको लगता है कि कई ऐसे नेता हैं कांग्रेस में जो कि रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, उनको कोई नसीहत, कोई सलाह? नहीं, राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि 60 साल की उम्र में तो जवानी आती है। तो कमलनाथ जी अभी युवा हैं, युवा नेता हैं, और उनको इतनी जल्दी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हार जीत चलती रहती है, तो संघर्ष करें। हमेशा सत्ता की राजनीति देखिए, विपक्षी मध्य प्रदेश में राजनीति करें, ज़रा मैदान में उतरें, और निराश होने की ज़रूरत नहीं। हमारी शुभकामना है, मैदान में डटे रहें। कैलाश जी, हमने सुना कि स्थानीय राजनीति में ताई और भाई के बिना भाजपा ही अधूरा है। अब एक बार फिर मध्य प्रदेश में 16 नगर निगमों के चुनाव का बिगुल बज चुका है। कहा जा रहा है कि जनवरी में चुनाव प्रस्तावित है नए साल में। आपको लगता है कि एक बार फिर जो उपचुनाव में बीजेपी का कमल खिला, जो प्रचंड जीत आपकी पार्टी को मिली, क्या वो क्रम जारी रहने वाला है? देखिए, ताई और भाई का जो प्रयोग है ना, वो कोई इंटरव्यू इस प्रश्न के बिना अधूरा रह जाता। तो आप लोग जरूर से उसको प्रश्न पूछ लेते हैं। मुझे समझ में नहीं आता ताई और भाई क्या। ताई हमारी नेता हैं, हम उनके कार्यकर्ता हैं, और इसलिए ताई और भाई का कुछ है नहीं। पर आप लोगों को प्रश्न के बिना इंटरव्यू पूरा ही नहीं होता है। पर्दे के पीछे तो हमने बहुत सी बातें सुनी है, क्या वो वास्तविकता है या कुछ सच्चाई है, या फिर यह महज एक बनाया हुआ प्रपोगंडा? देखिए, ऐसा है कि मेरा काम ऐसा है कि पर्दे के पीछे कुछ भी नहीं होता, जो भी होता सरेआम होता है। यदि मेरी ताई से किसी बात से असहमति होती है तो मैं सरेआम कहता हूँ कि मैं असहमत हूँ, और ताई अच्छा काम करती है तो मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। तो ताई हमारी नेता है, और बहुत सहज सरल, इतने लंबे समय तक उन्होंने शहर का नेतृत्व किया और बेदाग रहकर राजनीति की। तो ये हमारे इंदौर शहर के लिए गर्व की बात है, और मैं उनको इस बात के लिए अप्रिशिएट भी करता हूँ। इंदौर में क्या देखा जा रहा है? सामान्य हो गया है महापौर का पद। उम्मीदें हैं कि सामान्य हुआ है तो एक बार फिर जो है या तो किसी विधायक को या कोई ऐसा चेहरा लाया जाए। देखिए, पार्टी जिसको अवसर देगी वो जीतेगा, क्योंकि इंदौर के लोग बहुत जागरूक हैं। इंदौर से लोग प्यार करते हैं, और सबको मालूम है कि शहर को कोई सुधार सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही ठीक कर सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम में सत्ता संभालने के बाद ही इस इंदौर शहर में विकास की शुरुआत हुई है, और मुझे गर्व है इसका कि वो सौभाग्य मुझे मिला था मेयर की हैसियत से काम करने का। तो हमने इंदौर को उस समय प्लान किया था, वो प्लान आज सारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और आज इंदौर शहर हमें दिखाई दे रहा है। मैंने जब प्लान बनाया था इंदौर का, उस वक्त तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था कि यार तनख्वाह बांटने के लिए पैसा नहीं और करोड़ों रुपए का प्लान बना रहे हो। पर आज जब वो करोड़ों रुपए का प्लान आज सार्थक होकर ज़मीन पर उतर आया, तो आज इंदौर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3, 4-4 बार फर्स्ट आया है। तो ये एक लंबी श्रृंखला है विकास की, कार्यकर्ताओं का समर्पण है, जनता का विश्वास है, तब जाकर इंदौर आज नंबर 1 बना है। आप भी महापौर रहे, आपकी नज़र में महापौर कैसा होना चाहिए? क्योंकि इंदौर को बड़ा हरफनमौला चेहरा लगता है, और आप जैसे हरफनमौला व्यक्तित्व ने जब इस पद को देखा है और बहुत करीब से आपने इसको अनुभव भी किया है। जो मेयर बनेगा वो हरफनमौला हो जाएगा। कुर्सी का ही प्रताप ऐसा है। कैलाश जी, बहुत सारी बातें की, और जाते जाते क्या कहना चाहेंगे एमपी के किसानों से और उन किसान भाइयों से जो कि लगातार इस किसान आंदोलन को लेकर कुछ कंफ्यूजन की स्थिति में हैं तो कुछ सरकार के साथ हैं? देखिए, ऐसा है कि विश्व की कितनी बड़ी समस्या
उसका निराकरण चर्चा से होता है, टेबल से होता है। टेबल पर बैठ के बात करेंगे तो निराकरण होगा। और केंद्र सरकार ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-4, 5-5 बार हर स्तर पर चर्चा की, पर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो निराकरण नहीं चाहते। ये बहुत साफ हो गया, सारे देश के सामने साफ हो गया कि सरकार तो उनकी हर बात मान रही है। अब वो इस बात पे आ गई कि बिल ही वापस ले लो, तो ये तो बेकार का हट है। और मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी में ऐसा हट कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि किसान भाइयों के नाम पर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उन्हें एक बार विचार करना चाहिए, क्योंकि जो सो रहा है उसको तो आप जगा सकते हैं कि भाई उठ जाए, पर जो सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये आंदोलन मुझे लगता है कि एक नाटक का स्वरूप है और इसलिए इसका निराकरण नहीं निकल रहा है। और यह भगवान नहीं करे कि कोई खराब दशा में पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी, आपने हमें समय दिया। तो आपसे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जो कि बता रहे थे कि किस तरह से दिल्ली की बॉर्डर पर लगातार किसानों का आंदोलन नहीं बल्कि किसानों का नाटक चल रहा है। बंगाल के सूरत हाल भी उन्होंने साझा की और मध्य प्रदेश की राजनीति में कब हरियाणा के हीरो और बंगाल के बाहुबली बनने के बाद एमपी में कैलाश विजयवर्गीय की गर्जना सुनाई देगी, इसे लेकर भी उन्होंने संकेत दिए हैं। फिलहाल एमपी न्यूज पर खबरों का काफिला इसी तरह से रफ्तार पकड़ता रहेगा। आप कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।